कहानी की शुरुआत में हमें पहले पार्ट का रीकैप दिया जाता है कि कैसे मीनोस नाम की एक कंपनी है जो कि लोगों को फंसाकर उन्हें जानलेवा एस्केप रूम्स में डाल देती है, जिसकी पहली टाइम पर न सुलझाने से इन लोगों की मौत हो जाती है और कुछ अमीर और पावरफुल लोग इस डेथ गेम को देखकर एंटरटेन होते हैं और सट्टा लगाते हैं। पिछले पार्ट में जोई और बेन ही उन सभी एस्केप रूम से जिंदा बच पाए थे और जोई ने कसम खाई थी कि वो मीनोस कंपनी को एक्सपोज कर ये डेथ गेम्स बंद करवाएगी। अब इस पार्ट की कहानी कुछ सालों पहले शुरू होती है और हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मीनोस का पजल मेकर है और मीनोस के लिए ये एस्केप रूम्स डिजाइन करके देता है। हेनरी की एक वाइफ है सोनिया और उन दोनों की क्लेयर नाम की एक बेटी भी है। सोनिया को हेनरी का काम पसंद नहीं था और उसे लगता था कि इससे क्लेयर पर भी बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए वो हेनरी से डिवोर्स लेकर क्लेयर को अपने साथ ले जाने को बोलती है। हेनरी कहता है कि अभी वो एस्केप रूम बनाने में बिजी है, तो हम 1 घंटे बाद इस बारे में आराम से बात करेंगे। सोनिया अब रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग करने जाती है और फिर सोना रूम में आकर बैठ जाती है, लेकिन फिर अचानक ही इस रूम के दरवाजे को 3 मेटल रॉड्स लॉक कर देती हैं। सोनिया को पता चल जाता है कि हेनरी ने उसे ही एस्केप रूम में फंसा दिया है। अब रूम का टेम्परेचर तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। सोनिया हेनरी से माफी मांगती है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद स्टीम के कारण ग्लास पर एक पहेली दिखाई देती है जिसका जवाब पत्थर था, तो सोनिया स्टीम वाले गर्म पत्थर में देखती है जिसमें उसे एक बड़ा सा मैग्नेट मिलता है। सोनिया समझ जाती है कि उसे इस मैग्नेट से उन तीनों मेटल रोड को डोर पर से हटाना है। वो ऐसा ही करने लगती है, लेकिन कमरे का टेम्परेचर 240 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच गया था, जिससे सोनिया की स्किन पिघलने लगती है और आखिरी रोड हटाने से पहले ही गर्मी के कारण सोनिया की मौत हो जाती है। अब कहानी कुछ सालों आगे जाती है। क्लेयर बड़ी हो चुकी है और हेनरी ने उसे एक कमरे में बंद करके रखा है क्योंकि वो भी अपने बाप की तरह एस्केप रूम्स बनाने में माहिर है। तो हेनरी अब सारे रूम्स क्लेयर से ही बनवाता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। साथ ही हेनरी इस बात पर बहुत गुस्सा है कि जोई उनके गेम से जिंदा बच गई थी और इसीलिए हेनरी चाहता था कि क्लेयर मुश्किल से मुश्किल एस्केप रूम्स डिजाइन करे ताकि इस बार जोई बच ना पाए। उन्होंने जोई के लिए एक एयरप्लेन का एस्केप रूम बनाया है क्योंकि वो जानते हैं कि जोई प्लेन से ही न्यूयॉर्क आने वाली है। इधर जोई और बेन को हम एयरपोर्ट पर देखते हैं। पिछले पार्ट में जोई को मीनोस कंपनी की लोकेशन मिल गई थी और उनका पर्दाफाश करने के लिए ही ये लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन जोई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो फ्लाइट से जाना कैंसिल कर देती है और दोनों अनजाने में ही उस प्लेन वाले एस्केप रूम से बच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बाय रोड न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये एक होटल में रात गुजारते हैं जहां बेन को नाइटमेयर आता है कि ये होटल भी एक एस्केप रूम है जिसमें कुचलकर वो मारा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन ये लोग उस कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें बस एक सुनसान बिल्डिंग दिखाई देती है। तभी एक होमलेस आदमी इनके पास आता है और जोई की एक कीमती चेन छीनकर भागने लगता है। दोनों उसका पीछा करते हुए सबवे स्टेशन तक जाते हैं और वो चोर इन दोनों को एक मेट्रो ट्रेन के अंदर फंसाकर भाग निकलता है। बेन कहता है कि वो लोग अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन जोई को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि इस डब्बे में सिर्फ 6 लोग ही बैठे थे। वो कंडक्टर रूम चेक करने जाती है तो उसमें भी कोई नहीं था और अचानक ही इनका डब्बा बाकी ट्रेन से अलग हो जाता है और एक दूसरी ही डायरेक्शन में जाने लगता है। सभी लोग ये देखकर पैनिक करने लगते हैं और ये डब्बा एक खाली पड़ी टनल में जाकर रुकता है। बेन ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक्ड थे। एक आदमी थियो इंटरकॉम बटन दबाकर हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन उन्हें बस एक ही मैसेज सुनने को मिलता है कि अगर यात्रियों को कोई लावारिस सामान दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करें। बेन और जोई को ये समझते देर नहीं लगती कि मीनोस ने उन्हें ढूंढ लिया है, लेकिन उन्हें ये जानकर ज्यादा हैरानी होती है कि डब्बे में जो बाकी 4 लोग हैं वो सब भी पहले इस डेथ गेम को जीत चुके हैं, यानी कि ये चैंपियंस का टूर्नामेंट है। इसके बाद ट्रेन के डब्बे में से कुछ टेस्ला कोइल्स निकलकर बाहर आती हैं और पूरे डब्बे में करंट फैल जाता है, यानी कि अब ये लोग किसी लोहे की चीज को टच नहीं कर सकते थे। नेथन नाम के आदमी को सीट के नीचे एक बैग रखा हुआ मिलता है और उसमें से कुछ टॉवल्स और एक डोर हैंडल निकलता है।
थियो उस हैंडल को उठाकर उसमें अपना बेल्ट लपेट लेता है ताकि उसे झटका ना लगे और फिर ये इस हैंडल से कंडक्टर रूम को ओपन कर लेते हैं। अंदर उन्हें एक टोकन मशीन दिखाई देती है जिसमें इन्हें 9 टोकन्स डालने थे। इसके ठीक ऊपर लिखा था कि सभी झूठे विज्ञापनों को खींचना होगा। अब बेन इन सभी को एक एडवर्टीजमेंट का पोस्टर दिखाता है जिसकी लाइन में से लेटर ई गायब था और बाकी सब ऐसे ही स्पेलिंग मिस्टेक्स को खोजने लगते हैं। अब जोई नोटिस करती है कि ट्रेन की छत पर जो हैंडल्स लगे हैं वो 26 हैं और अल्फाबेट में भी 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि इन्हें जो लेटर्स मिसिंग है उन लेटर्स के हैंडल को खींचना है। ब्रियान नाम की लड़की को बैग में से रबर शीट भी मिलती है जिसे ये काट कर आपस में बांट लेते हैं ताकि मेटल के हैंडल को खींच सके। अब जोई एक हैंडल को खींचती है और उसमें से टोकन बाहर आता है जिसे जोई टोकन स्लॉट में डाल देती है। अब इन्हें बस 8 टोकन और खोजने थे। अब सभी लोग मिसिंग लेटर्स के हैंडल को खींचने लगते हैं और उन्हें टोकन मिलते जाते हैं, लेकिन हर बार हैंडल खींचने से ट्रेन में करंट और ज्यादा बढ़ता जा रहा था और इन्हें नीचे रेंग कर चलना पड़ रहा था। अब थियो को एक जगह आखिरी 3 मिसिंग लेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो किसी को बताता वो गलती से एक मेटल पाइप को पकड़कर उससे चिपक जाता है और करंट लगने से थियो की मौत हो जाती है। अब जोई एक मॉनिटर पर देखती है कि ये सारे लेटर्स वेलकम बैक वर्ड्स बना रहे थे, तो वो बाकी बचे 3 लेटर्स सबको बताती है। बेन जल्दी से उन हैंडल्स को खींचता है और बाकी बचे टोकन्स भी ले जाकर मशीन में डाल देता है। इससे ट्रेन के नीचे एक रास्ता खुलता है जिसमें से ये सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। इन्होंने पहला एस्केप रूम पार कर लिया था, लेकिन ये सभी अब एक एलिवेटर में थे जो कि उन्हें सैकड़ों फीट जमीन के अंदर ले जाता है। लिफ्ट के रुकने के बाद सभी एक दूसरे को अपना नाम और अपने पिछले डेथ गेम के बारे में बताते हैं। ब्रियाना एक ब्लॉगर थी और उसे अपने जैसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ एस्केप रूम में डाला गया था। नेथन एक प्रीस्ट है और उसे भी बाकी प्रीस्ट के साथ एस्केप रूम्स में डाला गया था, ये देखने के लिए कि गॉड पर भरोसा करने वालों के साथ क्या होता है। और रेचल को एक बीमारी के कारण अपने शरीर में कोई भी पेन फील नहीं होता है और इसीलिए रेचल और उसके साथियों को काफी टॉर्चर किया गया था। बेन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता कि इन सबको जीतने के बाद इन्हें ऐसे ही अपने घर जाने दिया गया, जबकि उसके जीतने के बाद एक आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी। अब जोई को लग रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी हर एस्केप रूम किसी न किसी प्लेयर की कहानी दर्शाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। अब ये सभी एलिवेटर से निकलकर एक बड़े से एस्केप रूम में आ जाते हैं जिसे किसी बैंक की तरह बनाया गया था और रूम की दूसरी साइड एक खुला हुआ वॉल्ट था। ब्रियाना बिना समझे फ्लोर की टाइल्स पर कदम रख देती है जिससे पूरे कमरे में लेजर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन किस्मत से कोई नहीं मरता। रेचल और नेथन आराम से ब्रियाना के पैर को उस टाइल से हटवाते हैं जिससे लेजर्स वापस बंद हो जाती हैं। तो इस गेम को जीतने के लिए इन्हें 10 मिनट के अंदर वॉल्ट में जाना है, वरना वॉल्ट बंद हो जाएगा और अगर इन्होंने गलत टाइल्स पर कदम रखा तो लेजर सबको मार देगी। नेथन को यहाँ रखी कुछ लॉलीपॉप्स में से एक चाबी मिलती है। जोई उस चाबी को निकालती है और काउंटर पार करके तिजोरी वाले सेक्शन में जाती है। रेचल और ब्रियाना को भी एक चाबी मिलती है और वो भी दूसरी तरफ का एरिया चेक करती है। बेन देखता है कि इन सभी तिजोरी के ऊपर नंबर्स थे, लेकिन एक तिजोरी के ऊपर सोनिया लिखा हुआ था। वो लोग उस चाबी से इसी सेफ को खोलते हैं और उसमें से कई सारे रेजर शार्प हीरे निकलते हैं। जोई उन्हें छूती है तो उसकी उंगली कट जाती है। इधर रेचल को भी सोनिया वाली तिजोरी में से कुछ खाली नोट मिले थे। अब नेथन के पीछे वाले एटीएम की बत्ती जल जाती है और अब इन्हें एटीएम का पिन चाहिए था। बेन समझ जाता है कि अगर वो जोई की कटी हुई उंगली का खून उन खाली नोट पर डालेंगे तो शायद उन्हें पिन मिल जाएगा। रेचल जैसे ही नोट देने के लिए काउंटर पर चढ़ती है, लेजर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं। डर के मारे रेचल वापस पीछे गिर जाती है, लेकिन उसके गिरते ही लेजर भी बंद हो गए थे। इसका मतलब है कि अब ये लोग काउंटर के कोनों पर नहीं चढ़ सकते हैं। अब नेथन वो नोट्स ले जाकर जोई को देता है और उसमें खून लगाने से उन्हें एटीएम का पिन मिल जाता है। नेथन जैसे ही ये पिन एटीएम में एंटर करता है, यहाँ लगी हुई 3 घड़ियां अलग अलग टाइम पर जाकर रुक जाती हैं और ये असल में सही टाइल्स पर से जाने का रास्ता था। घंटे का कांटा ये बता रहा था कि इन्हें कौन सी दिशा में चलना है और मिनट का कांटा ये कि कितने कदम चलना है।
अब पहली घड़ी के हिसाब से नेथन सीधा 12 कदम चलता है। नेथन अपने पीछे टाइल्स पर लॉलीपॉप्स भी रखता जा रहा था ताकि बाकी लोगों को भी सही रास्ता पता हो, लेकिन इन घड़ियों की मदद से नेथन बस आधे रास्ते तक ही पहुंच पाता है और आखिरी टाइल बटन की तरह दब जाती है, जिससे रेचल वाली साइड में एक और तिजोरी रिवील होती है और नेथन की टाइल्स पर एक पहेली लिखी आती है। अब इस तिजोरी को खोलने के लिए सभी पैनिक कर कोड खोजने लगते हैं, लेकिन इनके पास बहुत ही कम टाइम बचा था, तो नेथन भगवान भरोसे आगे बढ़ने का फैसला करता है। बाकी सब उसे मना करते हैं, लेकिन नेथन उनकी नहीं सुनता और एक गलत टाइल पर कदम रख देता है। इससे लेजर्स ऑन हो जाती हैं और नेथन का सर पीछे काउंटर से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। रेचल और ब्रियाना मिलकर नेथन को खींचती है और उसके पैर को गलत टाइल से हटाती हैं, जिससे लेजर फिर से बंद हो जाती है। अब कुछ देर बाद ब्रियाना पहेली का मतलब समझ गई थी और वो तिजोरी के हैंडल को घुमाती ही रहती है, जिससे उसमें से एक नक्शा बाहर आता है। ब्रियाना इसे जोई की तरफ फेंकती है और जोई वहाँ लगे कमरे के डिजाइन पर इस नक्शे को रखती है, जिससे इन्हें बाकी का आधा रास्ता भी पता चल जाता है। जोई पीछे रुककर सभी को बाकी रास्ता बताने लगती है और बेन ने नेथन को उठा लिया था। इन तीनों के बाद जोई भागते हुए वोल्ट की तरफ जाती है और बिल्कुल एंड टाइम पर कमरे से बाहर निकल जाती है और दूसरा एस्केप रूम भी पार हो जाता है। अब बेन नेथन को थप्पड़ मार के जगाता है और उसने की बेवकूफी के लिए उसे डांटता है। फिर ये सभी आगे बढ़कर तीसरे एस्केप रूम में जाते हैं, जिसे एक बीच की तरह बनाया गया था। ब्रियाना को यहाँ एक कैमरा पड़ा हुआ मिलता है, जिससे वो बीच की एक फोटो लेती है और वो देखते हैं कि फोटो में एक बोट थी, जबकि उनके सामने ऐसा कुछ नहीं था। अब सभी यहाँ पर बोट को खोजने लगते हैं और यहाँ पड़े कबाड़े में इन्हें एक मेटल डिटेक्टर मिलता है, जिससे बेन बाकी बीच को सर्च करने लग जाता है। यहाँ जोई एक औरत और एक बच्ची के मैनिक्विन्स भी देखती है, जो कि काफी अजीब लग रहे थे। तभी बेन का मेटल डिटेक्टर चिल्लाने लगता है और सभी मिलकर रेत में से एक बड़ा सा एंकर निकालते हैं, जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ था। सभी मिलकर उसे खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है और रेत उस रस्सी को निगल जाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये रेत दलदली होती जा रही है, जिसमें सबसे पहले रेचल फंसती है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेचल को रेत निगल लेती है। अब नेथन तुरंत अपनी कमर में रस्सी बांधकर रेत के अंदर कूद जाता है। वो रेचल को तो बचा लेता है, लेकिन उसे खींचते वक्त रस्सी फिर से अपने आप ही टूट जाती है और नेथन रेत में दबकर मारा जाता है। अब पूरे बीच की रेत दलदली होने लगी थी, तो सभी भागकर एक शेक पर चढ़ जाते हैं, जिसका दरवाजा उसी एंकर से खुलता है। शेक के अंदर जाकर इन्हें पता चलता है कि बाहर निकलने का रास्ता यहाँ रखे फ्रिज के अंदर है, लेकिन उसे ओपन करने के लिए उन्हें फ्रिज का प्लग खोजना होगा। जोई को यहाँ एक बटन भी दिखाई देता है, जिसे दबाने से बाहर का लाइट हाउस चालू हो जाता है। जोई समझ जाती है कि अगला क्लू लाइट हाउस के ऊपर ही मिलेगा, तो वो उसे चेक करने भागती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ के टेलीस्कोप में जोई को एक मैसेज दिखाई देता है, जो था कि आई कांट सी यू, लेकिन सी की स्पेलिंग SEA थी। वो सबको ये चिल्लाकर बताती है और नीचे उतरने से पहले उसकी नजर लाइट हाउस के पीछे लगे पैनल पर जाती है। इधर बेन को क्लू समझ आ जाता है और वो भागकर उन्हीं मैनिक्विन्स के पास जाता है, जिसकी आंखों की जगह सी शेल्स लगे हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से मैनिक्विन तक पहुंचकर उसकी आंखों से शेल्स निकाल लेता है, जो कि फ्रिज का पावर कोड था। वो जल्दी से वापस शेक में आता है और उस पावर कोड से फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है, जहां से ये लोग बाहर निकल सकते थे। वहीं इधर जोई उस पैनल को हटाती है तो उसे भी एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। जोई को लगता है कि इस रास्ते से जाने पर ये लोग सीधा गेम से बाहर निकल जाएंगे। वो बाकी सबको भी अपने पास बुलाती है, लेकिन ब्रियाना उसकी नहीं सुनती, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग कभी इस गेम में चीट नहीं कर पाएंगे। अब बेन और रेचल जोई पर भरोसा करते हुए लाइट हाउस पर चढ़ने लगते हैं। रेचल तो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन बेन के चढ़ने से पहले ही लाइट हाउस की सीढ़ियां अंदर चली जाती हैं और वो नीचे गिरकर रेत में दफन हो जाता है और जोई को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अब जोई और रेचल उस सीक्रेट रास्ते में से एक फैक्ट्री जैसी जगह में जाते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने की सीढ़ी मिलती है। ऊपर से उन्हें ट्रैफिक की आवाज भी आ रही थी। वो दोनों सीढ़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर आ गई थी, यानी कि वो सच में गेम से बाहर आ गई हैं।
लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रियाना भागकर आती है और बताती है कि ये उनका चौथा एस्केप रूम है जिसे ऐसा बनाया गया है। ब्रियाना इन्हें बताती है कि इस रूम में हर 1 मिनट के अंदर एसिड की बारिश होगी और उन्हें शायद यहाँ बने स्टोर के अंदर जाना है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब जोई को ऊपर बादल का साइन दिखाई देता है। ब्रियाना ऊपर चढ़ती है और उसे वहाँ एक चाबी मिल जाती है। ये तीनों ताला ओपन करके शटर ऊपर करती हैं और देखती हैं कि स्टोर के सामने एक और दरवाजा लगा हुआ है। अब टाइम खत्म हो गया था तो पूरे कमरे में एसिड की बारिश होने लगती है और तीनों के ऊपर एक छोटा सा कवर था जिससे ये जिंदा बची रहती हैं। कुछ देर में बारिश बंद होती है और काउंटडाउन रीसेट हो जाता है। अब कमरे के बीच बने एक बूथ में टेलीफोन बजने लगता है, लेकिन उसके दरवाजे पर भी लॉक लगे हुए थे। अब जोई कहती है कि अगर वो किसी तरह एसिड को इकट्ठा कर ले तो ताले को पिघला सकते हैं। अब रेचल कोई ऐसी चीज खोजने लगती है जो एसिड में नहीं जली और उसे एक केचप बोतल मिल जाती है जो कि पीएमपी से बनी थी और पीएमपी एसिड में नहीं जलता। टाइम खत्म होते ही बारिश होने लगती है और ये तीनों बोतल को सड़क पर छोड़कर कवर के नीचे खड़ी हो जाती हैं। रेन बंद होते ही ये बोतल को उठाती हैं और उसमें के एसिड से बूथ पर लगे ताले को पिघला देती हैं। जोई अंदर जाकर फोन उठाती है, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता। उसे बूथ में एक टैक्सी का एड लगा मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि रूम के बीच में खड़ी टैक्सी उनका अगला क्लू है। वो टैक्सी के पास जाकर छानबीन करने लगती है, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है। रेचल को बूथ के अंदर से एक छाता मिला था जिसे वो तुरंत ही जोई को दे देती है और जोई उसे खोलकर एसिड में जलने से बच जाती है। वहीं ब्रियाना और रेचल बूथ के अंदर सेफ रहती हैं। तभी जोई को स्टोर के ऊपर 3 रिंग्स का एड दिखाई देता है और वो रेचल से कहती है कि वो टेलीफोन की 3 बार घंटी बजने दे और फिर उठाए। रेचल ऐसा ही करती है और फिर टैक्सी का दरवाजा खुल जाता है। जोई तुरंत ही टैक्सी के अंदर जाकर बैठ जाती है। बारिश बंद होते ही ब्रियाना और रेचल भी टैक्सी के अंदर जाने लगती है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि फोन बूथ का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था और वो कवर भी अंदर चला गया है। अब उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो जैसे ही एसिड रेन शुरू होती है दोनों ही उसमें जलकर मारी जाती हैं और जोई ये भयानक नजारा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। अचानक ही जोई के नीचे की सीट ओपन होती है और जोई उसमें से कहीं चली जाती है। इधर हेनरी को पता चलता है कि गेम में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि जोई फाइनल रूम के बदले कहीं और ही चली गई थी। हेनरी समझ जाता है कि उसकी बेटी क्लेयर ने जरूर जोई को बचाने के लिए ये गड़बड़ की है। इधर हम देखते हैं कि क्लेयर का बॉयफ्रेंड जोई को बेहोश करके क्लेयर के घर ले आया था। जोई समझ जाती है कि क्लेयर एस्केप रूम्स को डिजाइन करती है और इस बार के सभी एस्केप रूम्स क्लेयर की कहानी बता रहे थे। क्लेयर जोई को समझाती है कि वो ये सब अपने फादर के कहने पर करती है, जिसने क्लेयर को उसकी मदर सोनिया की मौत के बाद से ही इस कमरे में कैद किया हुआ है और क्लेयर चाहती थी कि जोई उसकी मदद करे इस कमरे से बाहर निकलने में। जोई को उस पर भरोसा नहीं होता, तो क्लेयर बताती है कि उसने बीच वाले रूम में गड़बड़ करके बेन को बचा लिया था और वो एक कमरे में सेफ है। लेकिन तभी वो दोनों देखती हैं कि हेनरी के आदमी बेन को ढूंढकर फाइनल एस्केप रूम में पटक देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए गेम रुकना नहीं चाहिए। बेन अब इस सोना रूम की पहेली सुलझाने में लग जाता है और अगर उसने जल्दी नहीं की तो वो भी सोनिया की तरह गर्मी से मर जाएगा। क्लेयर कहती है कि वो उसके फादर के कंप्यूटर से बेन की जान बचा सकती है, लेकिन उसके लिए क्लेयर को इस रूम से बाहर निकलना होगा। अब जोई उसे बाहर निकालने के लिए दीवार पर बनी पहेली सुलझाने लगती है, लेकिन वो हर सेकंड में बदल रही थी, जिससे उसे हल कर पाना नामुमकिन था। हेनरी ने कहा था कि क्लेयर कभी भी खुद से इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाएगी। अब जोई एक ऐसी जगह जाकर खड़ी होती है जहां से क्लेयर नहीं देख सकती और उस एंगल से उसे एक सीक्रेट पहेली दिखाई देती है, जिसे हल करने पर इन्हें कमरे का पासवर्ड मिल जाता है और क्लेयर बाहर निकल आती है। लेकिन तभी हेनरी एक गन के साथ यहाँ पहुँच जाता है और क्लेयर का गला दबाने लगता है, लेकिन क्लेयर का बॉयफ्रेंड हेनरी के कंधे पर गोली मार देता है और क्लेयर हेनरी को धक्का मारकर उसी रूम में बंद कर देती है जिसमें वो थी। इसके बाद क्लेयर भागकर हेनरी के रूम में जाती है और उसके कंप्यूटर को हैक करके बेन के एस्केप रूम को एंड कर देती है, जिससे बेन बच जाता है। जोई क्लेयर से पूछती है कि बेन आखिर कहाँ है, तो क्लेयर बताती है कि वो उसी बिल्डिंग में है जिसके पास ये सबसे पहले गए थे। इनके सभी एस्केप रूम उसी बिल्डिंग में खेले गए हैं। क्लेयर ने उस बिल्डिंग में बैठे गेम इंजीनियर्स को भी लॉक कर दिया है ताकि जोई सारे सबूत के साथ उन्हें पकड़ा सके और क्लेयर भी अपने फादर को अरेस्ट करवा देगी। जोई हेनरी की गाड़ी लेकर उसी बिल्डिंग तक जाती है और वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस पहले ही पहुँच गई थी।
उन्हें गेम में मरे सभी लोगों की लाशें मिल गई थी और उन गेम कंट्रोलर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था। साथ ही बेन को भी एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। इधर क्लेयर वापस अपने फादर के पास जाती है और हमें पता चलता है कि क्लेयर बचपन से ही सन की औरत है। उसे बचपन से ही कई सारी बुरी आदतें लग गई थी, जैसे मासूमों को चोट पहुंचाना, चोरी करना और बहुत कुछ। क्लेयर समझती थी कि वो कितनी भी कमीनी क्यों ना हो, उसके पेरेंट्स हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन सोनिया क्लेयर को सुधारने के लिए उसे एक मेंटल फैसिलिटी में डालना चाहती थी और इसलिए उसने हेनरी से डिवोर्स मांगा था। लेकिन क्लेयर ने अपनी ही मदर को उस सोना वाले डेथ रूम में फंसाकर मार दिया। जी हाँ दोस्तों, सोनिया को हेनरी ने नहीं बल्कि क्लेयर ने मारा था और अब क्लेयर अपने फादर हेनरी को भी मार देती है ताकि वो खुद और भी ज्यादा डेडली एस्केप रूम्स डिजाइन कर सारा क्रेडिट खुद ले सके। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सटेंडेड वर्जन की कहानी। अब बात करते हैं कि थिएट्रिकल वर्जन में क्या होता है। तो उस वर्जन में क्लेयर, सोनिया या हेनरी का नामो निशान नहीं है। उसकी ओपनिंग जोई से होती है जो कि एक साइकेट्रिस्ट के पास है और कोई भी उसकी एस्केप रूम वाली बात पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो बेन को लेकर न्यूयॉर्क आती है और फिर सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। लेकिन फिर एसिड वाले रूम में टैक्सी में से जोई एक बच्चे के बेडरूम में पहुंच जाती है जहां रिवील होता है कि पिछले पार्ट से एमेंडा जिंदा बच गई थी और मीनोस वाले एमेंडा को फोर्स कर रहे थे नए नए एस्केप रूम्स बनाने के लिए और उन्होंने एमेंडा की बेटी सोनिया को भी किडनैप किया हुआ है। और अब मीनोस वाले चाहते थे कि जोई उनके लिए पजल मेकर का काम करे। जोई साफ मना कर देती है तो वो बेन को एक ग्लास टैंक में डालकर उसे पानी से भरने लगते हैं। लेकिन जोई और एमेंडा मिलकर काम करती हैं और बेन को उस टैंक से आजाद करवा लेती हैं। इसके बाद वो उस बिल्डिंग से निकलकर पुलिस में जाकर ये सब रिपोर्ट कर देते हैं और FBI छापा मार देती है। उन्हें सारे एस्केप रूम उसी बिल्डिंग में मिलते हैं जिससे मीनोस के बारे में सबको पता चल जाता है। जोई को लगता है कि उन्होंने मीनोस को जड़ से मिटा दिया है और वो बेन के साथ प्लेन में वापस जाने लगती है। लेकिन फिर एंड में उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन असल में एक एस्केप रूम है। वो पुलिस, FBI सब कुछ नकली था और जोई कभी मीनोस से भाग नहीं सकती। और ये दूसरा वर्जन